नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं जागृति। खबरों को और बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। 4 साल बाद बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट विस्तार को मिली हरी झंडी। सेना की जमीन का रास्ता साफ, बिलासपुर बनेगा रीजनल एविएशन हब। सक्रिय शिलान्यास लोकार्पण कार्यक्रम अचानक रद्द, नाम छूटने की चर्चा और अधूरे विकास कार्यों के बीच भाजपा की अंदरूनी राजनीति फिर सवालों में। नरेश साहू आत्महत्या प्रकरण पर सियासी सामाजिक हलचल, मुस्लिम समाज ने मौन रैली निकालकर सीबीआई जांच और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग उठाई। 300 करोड़ की अमृत मिशन योजना में तकनीकी खामी, बिलासपुर के 9 वार्डों में जल संकट गहराया। अब खबरें विस्तार से। 4 वर्षों से अटका बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट विस्तार अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। बिलासपुर के चकरभाटा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए सेना के कब्जे वाली करीब 290 एकड़ जमीन को लेकर चली आ रही लंबी प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार के खाते में 50 करोड़ 64 लाख रुपए की राशि जमा किए जाने के बाद विस्तार का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी होते ही एयरपोर्ट के रनवे विस्तार और आधारभूत संरचना विकास का काम शुरू किया जाएगा। इसके तहत बड़े विमानों की लैंडिंग को ध्यान में रखते हुए रनवे की लंबाई बढ़ाई जाएगी और 20 श्रेणी के टर्मिनल भवन सहित अन्य सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल ने इस प्रगति को शहर के लिए ऐतिहासिक करार दिया है। उनका कहना है कि वर्षों से चली आ रही जनभावना अब धरातल पर उतरती दिखाई दे रही है और एयरपोर्ट विस्तार से बिलासपुर को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। विधायक अमर अग्रवाल के अनुसार रनवे विस्तार के बाद बोइंग जैसे बड़े विमान बिलासपुर में उतर सकेंगे। इससे हवाई यातायात बढ़ेगा और व्यापार उद्योग निवेश के साथ साथ रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे, जिससे पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। बिलासपुर की जनता लंबे समय से एयर कनेक्टिविटी की मांग कर रही थी। उड़ान योजना के तहत यहां उड़ानें शुरू हुई। अब रनवे विस्तार से बड़े विमानों की नियमित सेवाएं संभव होंगी। क्योंकि वो जमीन भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय में थी, तो निरंतर इस बात की मांग भी थी। हमने मुख्यमंत्री जी से मिले, वित्त मंत्री जी से मिले और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का, राजनाथ जी का, हमारे सांसद जी का कि निरंतर उन्होंने पहल की, और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने रक्षा मंत्रालय में 50 करोड़ रुपया देकर ये 293 एकड़ जो हमको 4C बनाने में जमीन लगेगी, उसका पैसा जमा हो गया और उसकी जो कार्रवाई है जल्दी हो जाएगी। तो जैसे ये जमीन मिलेगी, फिर आगे फ्यूचर में बड़ा एयरपोर्ट कैसे बने उसके कार्य योजना के ऊपर चर्चा होगी। बिलासा एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग सुविधा की प्री कमीशनिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। डीजीसीए से अंतिम स्वीकृति मिलने के बाद फरवरी-मार्च तक रात्रिकालीन उड़ानों की शुरुआत होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे यात्रियों को और अधिक सुविधा मिलेगी। रक्षा मंत्रालय, केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से एयरपोर्ट विस्तार की सबसे बड़ी बाधा दूर हो चुकी है। आने वाले समय में बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट का विस्तारित रूप बिलासपुर को रीजनल एविएशन हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। अंजोर छत्तीसगढ़ विजन 2047 को लेकर आज बिलासपुर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। संगोष्ठी में बड़ी संख्या में छात्र, शिक्षक, बुद्धिजीवी और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ का सपना युवाओं के बिना अधूरा है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रदेश और देश के विकास में युवाओं की भूमिका सबसे अहम है। अगर युवा आगे नहीं आएंगे तो विकसित छत्तीसगढ़ बनाना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि हर नागरिक को इस लक्ष्य के लिए जन आंदोलन के रूप में जुड़ना होगा। ओपी चौधरी ने आगे कहा कि बदलते समय के साथ हर व्यक्ति को अपनी सोच और मानसिकता को विकास के अनुरूप ढालना जरूरी है। जब समाज का हर वर्ग अपने स्तर पर योगदान देगा, तभी विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ का सपना साकार हो पाएगा। उन्होंने युवाओं से नवाचार, कौशल विकास और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। जब तक ये कोई विकसित भारत बनाना, विकसित छत्तीसगढ़ बनाना, जैसे मोदी जी ने उसे जन आंदोलन बनाया, उसी रूप में हमको देखने की ज़रूरत है। कोई भी सरकार, कोई भी एक नेता, कोई भी पार्टी के चाह लेने से कोई समाज या राज्य विकसित नहीं बन जाता। तो उसके लिए हर व्यक्ति को एक जन आंदोलन के रूप में सामने आना होगा और हर व्यक्ति अपने माइंडसेट में, खुद के माइंडसेट में भी
बदलते समय बदलते परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बेहतर ढालेगा, तब वो विकसित भारत का, विकसित छत्तीसगढ़ का सही अर्थ में सच्चा वाहक बन पाएगा। और तभी हम उस तरह के समाज का, उस तरह की अर्थव्यवस्था का, उस तरह की सांस्कृतिक संरचना का निर्माण कर पाएंगे। आज कुलपति साहब के सामंजस्य से बहुत ही अच्छे कार्यक्रम का आयोजन हुआ और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने शिरकत की। वहीं इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति एडीएन वाजपेयी ने कहा कि जुलाई 2025 में वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा अंजोर छत्तीसगढ़ नाम से एक विजन डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया गया था, जिसे प्रदेश भर में काफी सराहना मिली। उन्होंने बताया कि इस विजन डॉक्यूमेंट में वर्ष 2047 तक 12% विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। कुलपति ने कहा कि संगोष्ठी में इस बात पर विस्तार से चर्चा की गई कि इतनी तेज विकास दर कैसे प्राप्त की जा सकती है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या चुनौतियां हैं, स्वास्थ्य सेवाओं को कैसे बेहतर बनाया जाए, मजबूत और सुरक्षित सड़कें कैसे बनाई जाए, युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार के अवसर कैसे बढ़ाए जाए, इन सभी विषयों पर गंभीर मंथन हुआ। देखिए, ऐसा 18 जुलाई 2025 को हमारे ओपी चौधरी जी ने प्रदेश का एक विकसित छत्तीसगढ़ का विजन डॉक्यूमेंट छत्तीस अंजोर के नाम से मे फेयर में प्रस्तुत किया था, जिसकी सबने प्रशंसा की। उसमें नीति आयोग के सभी लोग थे, जो राष्ट्रीय स्तर के और प्रदेश स्तर के, साथ ही साथ जो जितनी पूरी कैबिनेट वहाँ पर उपस्थित थी, उसे कैबिनेट ने अप्रूव किया, विधानसभा अप्रूव किया। तो उसमें 13 पॉइंट्स से लेकर के विकास की रणनीति बनाएगी। 3 मेजर पॉइंट्स हैं और 13 सब थीम्स उसको लेकर के। उन सारी सब थीम्स को लेकर के हमने पहले डिस्कशन किया था, इन हाउस डिस्कशन किया था 24 तारीख को। उसी के बृहत्तर स्वरूप हमने किया। 2047 में एकदम $75 लाख की समझिए हमको यदि इकॉनमी चाहिए, तो कैसे 12% ग्रोथ चाहिए, तो कैसे प्राप्त की जाएगी, कृषि कैसे विकसित होगी, उद्योग कैसे विकसित, सेवा क्षेत्र कैसे विकसित, शिक्षा में क्या चुनौतियाँ हैं, स्वास्थ्य में क्या चुनौतियाँ हैं, सड़कें किस प्रकार की होंगी, स्किल किस प्रकार से होगी, ये विस्तार से इस पर चर्चा की। कार्यक्रम में वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि विजन 2047 केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के उज्जवल भविष्य की रूपरेखा है। संगोष्ठी के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि सरकार, शिक्षा संस्थान, युवा और समाज सब मिलकर ही छत्तीसगढ़ को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। बिलासपुर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में आज एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय से जुड़ी कई अहम मांगे सामने रखी गई। कि हमारे बहुत दिनों से लंबित पड़ी हुई थी मांग हमारी कि हमको जो ज़मीन आवंटित होना था वो नहीं हो पाई। ये ट्रांजिट गेस्ट हाउस ये है, आप सबको मांग उठानी चाहिए, हमारी मांग आपकी मांग बननी चाहिए। बीचों में ट्रांजिट गेस्ट हाउस बना हुआ है, सारे विद्यार्थी आते हैं, वहाँ जाइए कपड़े रहते हैं। हमारे 23 जो शैक्षणिक पद है उनके लिए वित्तीय स्वीकृति की बात है। देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी आगामी आम बजट को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। केंद्र सरकार के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार भी अपने बजट की रूपरेखा तय करने में जुट गई है। वित्त मंत्रालय द्वारा बजट निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी इस बार भी विधानसभा में प्रदेश का आम बजट प्रस्तुत करेंगे। बजट से पहले वित्त मंत्री ओपी चौधरी जल्द ही मंत्री परिषद के सदस्यों के साथ अहम बैठक करेंगे। इस बैठक में सभी विभागों से उनकी आवश्यकताओं, योजनाओं और प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। विभागीय समीक्षा के बाद राज्य के विकास को ध्यान में रखते हुए संतुलित और जनहितकारी बजट तैयार किया जाएगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रदेशवासियों को भरोसा दिलाया है कि इस बार का बजट खास होगा। उन्होंने कहा कि आम जनता, किसानों, युवाओं, महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए कई नई योजनाओं और सौगातों का प्रावधान किया जाएगा। इसके साथ ही बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में विकास की रफ्तार को और तेज करने का विशेष फोकस रहेगा। सरकार का दावा है कि आने वाला बजट छत्तीसगढ़ को विकास के नए पथ पर आगे ले जाने वाला साबित होगा और प्रदेशवासियों की उम्मीदों पर खड़ा उतरेगा। अब बजट बनाने की प्रक्रिया कल से चालू की जा रही है, मतलब पहले से चल रही थी कई महीनों से, बट मंत्री स्तरीय चर्चाएं कल से प्रारंभ होगी। फिर कई अच्छे विषयों को हम मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लेकर, निश्चित रूप से नई सौगातें मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लेकर आएंगे। छत्तीसगढ़ में विकास कार्यों को गति देने के प्रयासों के बीच भाजपा की अंदरूनी खींचतान एक बार फिर चर्चा में आ गई है। सोमवार को बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सकरी में प्रस्तावित शिलान्यास एवं लोकार्पण कार्यक्रम को अचानक स्थगित कर दिया गया। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव को मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होना था, लेकिन सोमवार सुबह कार्यक्रम रद्द होने की सूचना से राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई।
कार्यक्रम स्थगित करने के पीछे प्रशासनिक तौर पर यह तर्क दिया गया कि कुछ अतिरिक्त विकास कार्य कार्यक्रम में जोड़े जाने हैं, जिनके पूर्ण होने के बाद शिलान्यास और लोकार्पण पुनः आयोजित किया जाएगा। हालांकि केवल कार्य जोड़े जाने की वजह से कार्यक्रम टालने का कारण आम लोगों और राजनीतिक जानकारों को समझ नहीं आया, जिसके बाद इसके पीछे अन्य कारणों की अटकलें तेज हो गई। छपे हुए निमंत्रण पत्र में भाजपा के एक वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष का नाम शामिल नहीं किया गया था, जबकि अन्य जनप्रतिनिधियों के नाम अंकित थे। इसी बात को लेकर नाराजगी की चर्चा सामने आई और माना जा रहा है कि इसी कारण कार्यक्रम को स्थगित किया गया। हालांकि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने इन अटकलों को सिरे से खारिज किया है। बेलतरा विधानसभा से विधायक सुशांत शुक्ला ने स्पष्ट किया कि कार्यक्रम में किसी भी वरिष्ठ नेता की अनदेखी नहीं की गई है और सभी का पूरा सम्मान है। उनके अनुसार कुछ कार्य शेष रह गए थे, जिन्हें जोड़ने के बाद कार्यक्रम दोबारा आयोजित किया जाएगा। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी यही कहा कि कार्यक्रम स्थगन का कारण पूरी तरह तकनीकी और विकास कार्यों से जुड़ा है, न कि किसी नेता के नाम को लेकर। राज्य सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं। ये 2 साल उपलब्धियों भरा रहा है। मोदी की एक एक गारंटी को पूरा करने का काम इन 2 सालों में हुआ है। आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम इन 2 सालों में हुआ है, चाहे लोगों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने का काम है, महतारी वंदन की राशि देने का काम हो, तेंदुपत्ता संग्राहकों का मेहनताना बढ़ाने का काम हो, कृषिहीन श्रमिकों को हर साल 10,000 रुपए देने का काम हो। एक एक काम आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार काम कर रही है। कोई बात नहीं है, प्रशासनिक विसंगतियों के कारण वो कार्यक्रम निरस्त हुए हैं कि पूर्व में वो शिलान्यास ई माध्यम से हो चुके थे, तो वो भूमि पूजन के बजाय वो शिला पूजन हो और मौके पर होना था। ये विसंगति को सुधारने के लिए डेट के एक्सटेंड किया गया है। अभी सकरी में जो आज कार्यक्रम था, कुछ हमारे कुछ महत्वपूर्ण काम छूट गए थे, तो इसको बड़ा कार्यक्रम करें करके अभी अचानक से हम पोस्टपोन किए हैं। आने वाले दिनों में शीघ्र ही इसका तिथि तय करके कार्यक्रम किया जाएगा। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तथा बिलासपुर लोकसभा सांसद तोखन साहू ने आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन में केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण से शिष्टाचार मुलाकात की। इस महत्वपूर्ण बैठक में साहू ने छत्तीसगढ़ के आर्थिक, औद्योगिक और बुनियादी ढांचे के समग्र विकास के लिए 3 प्रमुख परियोजनाओं के प्रस्ताव सौंपे और उन्हें बजट में शामिल करने का आग्रह किया। बैठक के दौरान सबसे पहले कटघोरा डोंगरगढ़ रेल लाइन को 100% केंद्र पोषित परियोजना के रूप में स्वीकृति देने की मांग रखी गई। यह रेल मार्ग कोरबा कोयला क्षेत्र से पश्चिमी भारत तक खनिज परिवहन को सशक्त करेगा और ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से अहम भूमिका निभाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण मांग बिलासपुर में रेल वैगन निर्माण कारखाने की स्थापना को लेकर रही। भिलाई इस्पात संयंत्र की निकटता के चलते यह परियोजना किफायती होने के साथ साथ प्रदेश के युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन का माध्यम बनेगी। तीसरे प्रस्ताव में बिलासपुर हवाई अड्डे के विस्तार और आधुनिकीकरण की मांग की गई, ताकि 320 और बोइंग 737 जैसे बड़े विमानों का संचालन संभव हो सके। श्री साहू ने इन परियोजनाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गति शक्ति और आत्मनिर्भर भारत विजन से जोड़ते हुए प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला बताया। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने प्रस्तावों पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। बुजुर्गों को धार्मिक आस्था से जोड़ने और उन्हें आध्यात्मिक शांति प्रदान करने के उद्देश्य से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में विगत 1 जनवरी को बिलासपुर से वृंदावन धाम के लिए 50 बुजुर्ग श्रद्धालुओं का जत्था धार्मिक यात्रा पर रवाना हुआ था। यह यात्रा एक सामाजिक संस्था के सहयोग से आयोजित की गई, जो बीते कई वर्षों से बुजुर्गों को धार्मिक स्थलों की यात्रा कराकर उन्हें मानसिक और आध्यात्मिक सुकून देने का कार्य कर रही है। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने गोपेश्वर महादेव मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, लाडली जी सरकार मंदिर, जन्मभूमि मंदिर मथुरा एवं श्री यमुना महारानी जी मंदिर के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। दर्शन के दौरान बुजुर्ग श्रद्धालु भाव विभोर नजर आए और उन्होंने इसे अपने जीवन का अविस्मरणीय अनुभव बताया। सोमवार को जब तीर्थ यात्रियों का जत्था वापस बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंचा तो वहां उनका भव्य स्वागत किया गया। स्टेशन परिसर में ढोल ताशों की गूंज के बीच फूल मालाओं से यात्रियों का अभिनंदन किया गया। स्वागत कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं के चेहरों पर खुशी और संतोष साफ झलक रहा था।
संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि हर वर्ष इसी तरह बुजुर्गों के लिए धार्मिक यात्राओं का आयोजन किया जाता है ताकि वे जीवन के इस पड़ाव में धार्मिक वातावरण से जुड़कर आत्मिक शांति प्राप्त कर सके। 5 दिवसीय यात्रा थी और हम लोगों का जीवन धन्य हो गया। जितने हमारे साथ बुजुर्ग लोग गए थे, हमारी टीम गई थी, वहां पहुंच के चारों धाम का दर्शन हो गया और मैं इस उपलक्ष्य में सभी टीमों को हृदय से बधाई दूंगा। एक बहुत बड़ी पहल है अनुराधा बहन और श्याम सुंदर तिवारी जी, ये जो बिलासपुर के लोगों को ले जाके दर्शन कराना। सेवो मेमोरियल एनजीओ द्वारा 29 सितंबर को आरंभ किया गया था। इसका शुभारंभ बहुत अच्छे से हुआ। राधा रानी की कृपा से हम सफलतापूर्वक वृंदावन धाम की यात्रा पूर्ण कर पहुंचे। बिलासपुर शहर में सड़क सुरक्षा को लेकर यातायात पुलिस ने सीट बेल्ट को लेकर नई मुहिम शुरू की है। लगातार समझाइश के बावजूद कई वाहन चालक यातायात नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, जिसके चलते पुलिस को सख्ती बरतनी पड़ रही है। इसी क्रम में अब कार चालकों के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। यातायात पुलिस के अनुसार सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और चालान भी भेजा जाएगा। खासतौर पर बड़े और 4 पहिया वाहनों के चालकों के लिए सीट बेल्ट को बेहद जरूरी बताया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर बिना किसी रियायत के कार्रवाई की जाएगी। शहर में लगाए गए ऑटोमेटिक ट्रैफिक कैमरों के माध्यम से यातायात पुलिस लगातार निगरानी कर रही है। कैमरों की मदद से सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले चालकों की पहचान कर उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है, जिससे नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके। यातायात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल करयारे ने बताया कि सीट बेल्ट लगाने से वाहन चालक की सुरक्षा सुनिश्चित होती है और दुर्घटना के समय जान बचने की संभावना बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि लोगों की जीवन रक्षा के लिए सीट बेल्ट लगाना अब सिर्फ नियम नहीं बल्कि एक जरूरी आदत बननी चाहिए। इसके लिए लगातार आप देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में हमारे द्वारा जो माइकिंग की जाती है, आईटीएमएस के जो पीए सिस्टम लगे हैं उनके द्वारा लाखों की संख्या में रोजाना हमारे द्वारा लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि सीट बेल्ट की उपयोगिता क्या है। लोगों को जीवन रक्षा के लिए जो है ये अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि जब भी कोई कार में सड़क दुर्घटनाएं होती है तो ऐसे वाहन चालक जो कि सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करते, कई बार दुर्घटना की स्थिति बनती है। इसको भली भांति जो है आम जनता जानती भी है, फिर भी अगर लापरवाही करते हैं तो उस पर लगातार हमारे जो है शहर में इस पर कार्रवाई भी की जा रही है। डभरा थाना अंतर्गत कोटमी गांव के पास सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई, जिससे बाइक पर सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब दोनों युवक बहन के घर से त्योहार की रोटी पहुंचाकर वापस लौट रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को डभरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद एक युवक को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे की हालत गंभीर होने पर उसे बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। मृतक की पहचान अजय सिदार के रूप में हुई है, वही घायल युवक का नाम अनिल यादव बताया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही डभरा पुलिस अस्पताल पहुंची और मामले की जांच व पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है। इस हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है। बुलेटिन में खबरें भी और भी है। वक्त चले छोटे से ब्रेक का, हम लौटेंगे जल्दी छोटे से ब्रेक के बाद।